मेरा हमेशा से ड्रीम है कि आईपीएस बनना है। होता है ना कि उस सीन में आप घुस जाते हो, आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हो कि नाउ यू आर आईपीएस जो भी है। मैं था, एक मेरा दोस्त था, ही वांट्स टू बिकम आईएएस। तो हम लोग जब कहीं जाते थे तो वी फील कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। और हम जब कहीं भी जाते तो वेल ड्रेस होके जाते थे, पूरा पैंट शर्ट सूट पहन के। एक बार हम लोग भीड़ भी गए थे, कांस्टेबल था उससे भीड़ भी गए थे। ही वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर, इसका मतलब भगवान नहीं हो। यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनेज्ड वे, मैच्योर्ड वे। Hello UPSC aspirants. Welcome to the fourth episode of UPSC Beyond UPSC by आप सबका फेवरेट सरल यूपीएससी। 2-3 महीने की यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद ही हम सबको फीलिंग आने लगती है कि हम आईएएस बन चुके हैं और सब रूल्स हमें ही पता है। पर ये एटीट्यूड थोड़ा सही भी है। अगर इसको कंट्रोल में ना किया जाए तो ये कैसे हार्मफुल हो सकता है, ये आज हम समझेंगे। ऐसे ही एक एस्पिरेंट जिन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल से लड़ाई कर ली और बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये करने की जरूरत नहीं थी, और आज हम उनकी इसी जर्नी के बारे में और जानेंगे। तो लेट्स हियर फ्रॉम अविरल सर हिमसेल्फ हाउ ही मैनेज्ड हिज मेंटल हेल्थ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स यूपीएससी, एंड वी विल आस्क अविरल सर टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू आवर व्यूअर्स नाउ। माई सेल्फ अविरल तिवारी, और मैंने अपना ग्रेजुएशन ईयर 2018 में खत्म किया था विद फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। एंड अलॉन्ग विद दिस मैंने थर्ड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2018 में ही। और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में दिया था। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट देने के साथ ही साथ मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमबीए, यू कैन से आईडीएलपी प्रोग्राम में अपना कर रहा था एमबीए, क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएशन का टैग रहता है, तो कहीं ना कहीं बाकी के प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक बैकअप प्लान के लिए मैंने शुरू किया था। फर्दर अगर मैं कहूँ तो मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2019 में दिया। अच्छा अटेम्प्ट गया, काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्म भी किया। फर्स्ट स्टेज क्लियर हुई, सेकंड स्टेज क्लियर नहीं हो पाई। एंड उसके बाद द कोविड ईयर, फिर मैंने यूपीएससी दिया, उसमें नहीं हुआ, बट स्टेट पीसीएस मैंने लगातार 3 बार फर्स्ट स्टेज क्रैक की। और उसके साथ ही अलॉन्ग विद दिस इन 2021 मैंने सीएपीएफ भी रिटन क्लियर किया और फर्दर स्टेजेस को क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है मेरी यूपीएससी की। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते, बट इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। हाँ, कुछ टाइम पे लक नहीं काम किया या जो भी कहें, तो दिस इज द होल थिंग। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया, आपने इतनी मल्टीपल एग्जाम्स को क्लियर किया है और आपने बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही अपनी प्रीलिम क्लियर कर ली। तो आपकी कोई इसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी थी, या क्या आपने अलग किया ऐसा जिससे आपको प्रीलिम्स को क्लियर करना इतना आसान बन गया? देखिए, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अलग स्ट्रैटेजी थी, बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी थी। मैंने थर्ड ईयर से ही स्टार्ट किया। थर्ड ईयर का आई थिंक जब मैंने जैसे थर्ड ईयर में एंटर किया था, मैंने साइड बाय साइड स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। और उसके बाद जब लास्ट अटेम्प्ट, मतलब मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया, उससे पहले मैं जब 6 महीने का गैप था, तो उसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन पे फोकस बहुत कम हो गया था। और उसका रिजल्ट भी है कि आई लो स्कोर्स इन माई ग्रेजुएशन ऑल्सो। बट ठीक है, इट्स ओके। एंड अदर देन दिस माई टारगेट वॉज दैट कि जितना भी आप कर रहे हैं, आप क्वालिटी मतलब पर ध्यान दें। क्योंकि होता क्या है कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम घंटे ज़्यादा बढ़ा लें, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ लें। बट एक्चुअल में क्या है कि अगर हम क्वालिटी आवर्स पे ध्यान दें, तो हम ज़्यादा इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ पर डील कर सकते हैं चीज़ों को। तो सर, आपने जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो सर क्या इंजीनियर्स को यूपीएससी के एग्जाम में पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट एक एज मिल रहा है बाकी ग्रेजुएट्स के ऊपर, या फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा यूपीएससी क्लेम करता है वैसा है अवेलेबल? Technically, sir, I am not from engineering background, although I am from science background. I have done BSc in physics and computer science. बट द रीजन बिहाइंड दिस इज कि मुझे लगता है कि देखिए, इंजीनियर्स या जो भी साइंस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, होता क्या है सर, उनके पास एक एज होता है टेक्निकल एनालिसिस का। कहीं ना कहीं हम लोग जो शुरुआत से ही लॉन्ग सिटिंग आवर्स को होल्ड कर रहे होते हैं, बिकॉज लगभग जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो 10th 12th से लॉन्ग सिटिंग आवर्स को स्टैंड कर रहे हैं जनरली। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट जनरली जब वो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जब वो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो 8 8 घंटे, 9 9 घंटे की उनकी सिटिंग हैबिट्स हैं। और हम लोग शुरुआत से ही कहते हैं ना कि एक नर्चर फेज में ही हम लोग उतना लंबा टाइम दे रहे होते हैं कि वहां पर चीजें आसान हो जाती हैं। अदर देन द अदर सब्जेक्ट, जैसे कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो ये ऑफेंसिव वर्ड हो सकता है, बट इट्स लाइक कि वहां पर वो उतना सेटिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो उतना बैठ नहीं रहे होते पढ़ने के लिए।
और फिर जब अचानक से उन पे बर्डन आता है तो उनको टाइम लगता है उस चीज़ों को टेक ओवर करने में या उस चीज़ों को कहीं ना कहीं पकड़ने में। तो ये चीज़ होती है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। एंड अदर देन दिस कि हाँ, कह सकते हैं कि अप टू सम एक्सटेंट इंजीनियरिंग और साइंस और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चों को सी सैट में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, बट आई डोंट से कि जीएस में उनको कोई भी ऐसा एज मिलने वाला है या मिल रहा है। तो सर आपकी जो स्ट्रेटेजी रही वो क्या पहले से सिर्फ प्रीलिम फोकस्ड रही या फिर एक इंटीग्रेटेड आपने पढ़ाई की पहले से? और एक आइडियली कैंडिडेट को एग्जाम से कितना पहले से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि वो तीनों स्टेजेस को वन गो में क्लियर कर पाए? देखिए, मैंने तो शुरुआत की थी इंटीग्रेटेड वे में ही, क्योंकि बिकॉज हम अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो अनटिल एंड अनलेस हमारी मेंस की तैयारी नहीं है पहले से, तो हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। सो मेरा भी यही रहा कि हम कोशिश करेंगे कि पहले मेंस और प्रीलिम्स को इंटीग्रेटेड लेके चलें। और उससे भी अलग हम, जैसे एक फेज होता है कि आपका जो पेपर हुआ मई में हुआ, एंड मई से नेक्स्ट मई के बीच में 1 ईयर का गैप होता है। ठीक है। तो मेरा टारगेट ये रहता था कि सिंस जून टू दिसंबर और जनवरी हम कोशिश करेंगे कि हम मेंस फोकस्ड रहें, और आफ्टर फरवरी वी स्विच टू प्रीलिम्स, बिकॉज द बेसिक डिफरेंस इज कि प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव होना है और मेंस में आपको सब्जेक्टिव रहना है। तो इस तरह से मैंने किया। अगर मैं अपने खुद की बात करूँ तो वहां पर एसए मेरा काफी वीक पॉइंट रहा। एसए की वजह से ही काफी चीजें दिक्कत करी, फिर ऑप्शनल में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हुई। बट बाकी हम देखें तो इंटीग्रेटेड इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, इंटीग्रेटेड वे में ही हम मेंस और प्रीलिम्स को लेके चले। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए या कितना टाइम रखना चाहिए, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मिनिमम 1 ईयर शुड बी देयर। इससे कम में, जैसे कुछ लोग होते हैं दे क्लेम कि 6 आवर्स हमने 6 मंथ्स में कर लिया, हमने 4 मंथ्स में कर लिया, दैट कैन बी द एक्सेप्शन। आई एम नॉट सेइंग कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कि वी आर नॉट नो वन टू जज देम। बट द रियलिटी इज कि मिनिमम 1 ईयर 1.5 ईयर्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस को समझना है, आपको उसकी स्ट्रेटेजी को समझना है, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर until and unless you clear the final stage. So minimum 1.5 years according to me. तो सर आपका पूरे अपने प्रिपरेशन में या फिर थ्रू आउट आपके लाइफ में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा और क्यों? Sir, economy is my favorite subject. Currently, I am teaching economy in various institutions also. So economy is my favorite subject. Other than this, history is one more thing, because history is my optional also. So these two subjects are my favorite subjects. Some people think that these both subjects are contradictory, कि एक तरफ आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक तरफ आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो आई डोंट नो व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दीज टू, बट ये इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी का रीजन अगर मैं देखूं तो बिकॉज इकोनॉमी गिव्स अस सेंस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कि हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस एंड हाउ आवर कंट्री रन। तो हमें जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसको समझने में आसानी होती है। एंड अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस द सेंस ऑफ कल्चर, कि हमारा कल्चर कैसा है, हाउ वी आर इवॉल्विंग, क्या चीजें चेंज हुई हैं, और कैसे हिस्ट्री से जो हिस्टोरिकल कल्चर हमारा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी चेंज हो रही है। इन दोनों को हम आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरे इसीलिए फेवरेट रहे। जैसे देखिए मतलब जनरली सक्सेस के बारे में तो सब लोग अपना शेयर करते ही है, बट एक एस्पिरेंट को आपको पता है काफी सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए यूपीएससी को क्लियर करना होता है। तो आप उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी किसी स्टेज पर या अटक चुके हैं या फिर उनका फाइनल अटेम्प्ट्स खत्म हो चुकी है, उनके लिए अगर आप बताना चाहें तो कोई आपको याद है ऐसा फेलियर का कोई या फिर सेटबैक का कोई एग्जांपल, आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें और आपने उसको कैसे ओवरकम किया, ये भी थोड़ा सा प्लीज हमें बताइए। आई रिमेम्बर द इट वाज द ईयर ऑफ 2020। तो 2020 ईयर में मतलब मेरा नहीं हुआ, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड रैंक 149 इन दैट ईयर। तो अब जब उसका होता ना, एक कॉमन सी ह्यूमन फीलिंग होती है जेलेसी की। ऑल्दो वी आर गुड फ्रेंड्स, हम लोगों की अच्छी बात होती है, बट आपका सिलेक्शन ना हो और सामने वाले का सिलेक्शन हो रहा हो तो एक सेंस ऑफ जेलेसी आ जाता है कहीं ना कहीं। और फिर आता है कि मैंने क्या कमी रखी, आखिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ठीक है, वो आया उसके बाद, ठीक है, वो अपना सेल्फ सेट हो गया। ही इज नाउ आईपीएस ऑफिसर इन मध्य प्रदेश कैडर। और मैं अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ, बट ठीक है। अ, तो ये चीज रहा। उसके बाद अगर हम देखें कि फेलियर की बात, तो मैंने कोशिश की कि, जो कि मेरे अटेम्प्ट बाकी थे, तो मैंने कोशिश की कि कहाँ पे मेरी कमी आ रही है, कौन से सब्जेक्ट्स वीक पॉइंट पड़ रहे हैं, मैंने उनको सुधारने की कोशिश की। और उनको सुधारने के बाद काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। और अगर मैं कहूँ कि अटेम्प्ट्स की, तो जैसे कई लोग, मेरे एक फ्रेंड है, उसने 4 इंटरव्यूज दिए,
हिज नेम इज नो संदीप, संदीप शर्मा, तो इज फ्रॉम गोरखपुर। तो उसने 6 अटेम्प्ट दिए टोटल, उसमें से 4 इंटरव्यूज दिए हैं, एंड ही इज नॉट सिलेक्टेड इन एनी वन ऑफ देम। बट कहीं ना कहीं हम कहें तो उसने भी उन चीजों को ओवरकम किया, और उससे मुझे ज्यादा ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, बट यू हैव गेन अ लॉट ऑफ थिंग। बिकॉज यूपीएससी में आप एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे, आप वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आपको लगभग एक जो नॉलेज होनी चाहिए थी इनिशियल फेजेस में, जो ट्वेल्थ, जैसे हम हमेशा अपनी एजुकेशन सिस्टम पे भी कहते हैं कि वहां पर प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती, तो वो चीज हम जो गेन करना चाहते हैं यूपीएससी में वो गेन कर पाते हैं। और वेरियस सब्जेक्ट की जब नॉलेज होती है तो एक बेटर इंसान बनने में या बेटर नॉलेजेबल पर्सन बनने में हमें सोसाइटी में हेल्प मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मदद करती हैं। ओवरकम करने की बात कहूँ तो मैंने उससे भी इंस्पिरेशन ली कि घर में भी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर नहीं भी हो रहा है तो जिंदगी इससे खत्म नहीं होती, इट्स जस्ट एग्जाम। बुरा तो लगता है, बट ठीक है, अभी आई एम डूइंग बेटर, आई एम टीचिंग, और टीचिंग भी मेरा कहीं ना कहीं एक पैशन टाइप का रहा है, मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, एक बार वहां पर बुरा लगा, बट अब जब मैं पढ़ाता हूँ और मेरे पढ़ाए हुए कोई सिलेक्ट होके आते हैं तो वो और अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मैं नहीं कर पाया तो मेरे थ्रू ये बंदा कर रहा है, तो ठीक है, इट्स सेटिस्फाइंग। सर एक बात बताइए आप कि अगर कोई एस्पिरेंट्स है जिनके अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं, या फिर कोई उनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है घर की, या जो भी कोई उनका कोई इशू होगा, तो उसके कारण अगर वो अपनी यूपीएससी की जर्नी को आगे कंटिन्यू ना कर पाए, तो क्या ऐसे एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम को एक सर्टन स्टेज तक के लाके छोड़ा है, मतलब प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, तो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से उनको कोई बेनिफिट होता है और ऐसे कोई करियर ऑप्शंस उनके लिए है जिसमें वो काफी अच्छा कर पाए, और जिस चीज का मतलब उनको बर्डन लेके ना चलना पड़े कि मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। मैं इस बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं जब मैं मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो मुझे इस सब के बारे में पता चलता था कि उसने 4 अटेम्प्ट दिए, उसके बाद फेल हो गया, एंड अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। बट अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो सर, इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के फेज में हमारे पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो एमर्ज होके आ रही हैं। तो अगर कोई बंदा है या कोई लड़की है, लड़का है जो फेल हो गया है, जिसके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, तो वो अभी भी वो अपने करियर को स्टार्ट कर सकता है बहुत अच्छे से, और एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद बताऊं तो देर आर लॉट्स ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप चला रही है, जो अभी तक नहीं होता था। 2015-16 के बाद काफी सारे यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, आपका एमपी एमएलए के लिए जो प्रोफेशनल्स का जो एडवाइजरी काउंसिल होती है, कंसल्टेंट होते हैं, उनके लिए हायरिंग्स होती हैं। और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आपको पब्लिक पॉलिसी के लिए काम करने को मिलता है, और जो आप काम एज अ ब्यूरोक्रेट करना चाह रहे थे, डायरेक्टली आप पावर में ना आके बट एज अ कंसल्टेंट होके आप गवर्नमेंट के साथ वर्क कर सकते हो। Along with this, after the evolution of AI, artificial intelligence, there are lots of jobs for engineers also. अगर हम वहाँ देखें तो वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पे अपना स्किल अपग्रेडेशन करके। तो ठीक है, आपका एक सेटबैक रहा, आपका जो मेजर ईयर्स थे ग्रो करने के 20 to 30 के, वो वेस्ट हो गए, या कह सकते हैं वेस्ट नहीं हुए, यू आर इवॉल्विंग इन दैट पीरियड। बट कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस स्टिल अवेलेबल, और आप उसको करिए और अच्छे से आप वहाँ पर ग्रो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तो बहुत सारी एडटेक सेक्टर को इमर्ज होने के बाद बहुत सारी इस सेक्टर में भी जॉब्स आ गई हैं, कंटेंट डेवलपमेंट में फैकल्टी के रूप में, एसईओ है, बीडीए है, एसएमई है। तो देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टरवर्ड्स यूपीएससी अटेम्प्ट्स वर फिनिश्ड। सर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक अलग लाइन पे सवाल पूछूं कि अगर आपको टाइम में बैक ट्रैवल करने का चांस मिले और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को फिर से स्टार्ट करना हो आपको, तो आप ऐसी कौन सी चीज अलग करेंगे इस बार जो आपने शायद पिछली बार ना की हो, जिससे आपका आउटकम कुछ अलग हो? essay writing and preparing for optional. No doubt, essay is my weak point. I have scored really low in essay. So surely I will no do essay writing more and more. फिर ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट किया आपने, और या फिर कोई कैंडिडेट अगर नया स्टार्ट कर रहा है तो वो ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करे, किन बेसिस पर? सर ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए वैसे जनरली टीचर्स बताते हैं, तो मेरा भी वही रहा कि 3 स्ट्रेटेजीज मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला उसमें ये रहता है कि आपको जैसे आप जब जीएस पढ़ना शुरू करोगे तो इनिशियल फेजेस में आपको तुरंत ऑप्शनल नहीं चूज कर लेना है कि आपने इधर जीएस का एडमिशन लिया या जीएस पढ़ना शुरू किया और आपने तुरंत ऑप्शनल चूज कर लिया। यू शुड गिव टाइम, और एटलीस्ट 2-3 महीने का फेज दीजिए कि ताकि आपको पता चल सके आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया कौन सा है, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा ग्रास्पिंग है, ज्यादा आप उसको अच्छे से पकड़ पा रहे हो। सो अगर एक बार सब्जेक्ट को इंटरेस्ट एरिया इंटरेस्ट सब्जेक्ट आप चूज कर लेते हो, देन द सेकंड थिंग इज कि द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स कितनी है मार्केट में, कि उसके लिए अवेलेबल है सोर्सेज प्रॉपर या नहीं है, उसके लिए कंटेंट है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट सीरीज है नहीं है।
और प्रॉपर उसके लिए टीचर्स अवेलेबल हैं या गाइड या मेंटर अवेलेबल हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रॉपर नंबर ऑफ टीचर्स या गाइड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। बिकॉज़ अगर हम देखें जैसे फिजिक्स ऑप्शनल हो गया, तो फिजिक्स ऑप्शनल के लिए भी मार्केट में सोर्सेज़ बहुत कम अवेलेबल हैं, टीचर्स भी बहुत कम अवेलेबल हैं, मेंटर्स भी बहुत कम हैं, ठीक है? तो साइकोलॉजी हो गया। अब लखनऊ की बात करूँ तो साइकोलॉजी के लिए लखनऊ में एक भी टीचर नहीं, जहाँ से मैं ओरिजिनली बिलॉन्ग करता हूँ, तो यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। तो ऑप्शनल के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा इंटरेस्ट सब्जेक्ट कौन-सा है, उसके बाद हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज़ कितने हैं, और तीसरी चीज़ ये हमें इसी के साथ जब हम भी चूज़ करने जाएँगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर हम डील करेंगे, कि क्या वो क्वेश्चंस हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उनको पढ़ने के बाद हम कैपेबल इनफ हैं कि उन पे कुछ लिख पाएँ। क्योंकि होता क्या है कि हमने शुरुआत में मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगी। आज भी अच्छी लगती है, मैं पढ़ाता भी इकोनॉमिक्स हूँ, बट इकोनॉमिक्स अच्छी लगी, और इकोनॉमिक्स अच्छी लगने के बाद जब मैंने पीआईक्यू देखे तो उसमें अलग लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो जो जीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट, एंड जो मेंस में जो ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट। तो मैंने कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं। फिर मेरा सेकंड मेरे इंटरेस्ट सब्जेक्ट था सब हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैंने देखा, उसके पीवाईक्यूज़ देखे, हाँ, उनको डील भी कर पा रहा था, उनसे काफ़ी हमको लिखने में भी आराम हो रहा था कि हाँ, जल्दी लिख लेंगे, इनको हम अच्छे से लिख लेंगे। तो मैंने हिस्ट्री चूज़ किया बाद में फिर। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, वरना हम अगर हैफ़ज़ार्डली ऑप्शनल चूज़ करेंगे, तो शुरुआत में जैसे मैंने पब्लिक ऐड लिया था सबसे पहला, तो क्योंकि सबने कहा, सब जो कोचिंग में जहाँ कोचिंग मैंने जॉइन की तो उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक ऐड बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसको जॉइन करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बट मैं 3 महीने में समझ गया ये मुझसे नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये सारी गलतियाँ रही मुझसे, तो मैं वही कहता हूँ कि ये 3 स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करेंगे तो आप बेटर कंडीशन में रहेंगे, और आपको भागना नहीं पड़ेगा बार-बार कि आज हम ये ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, कल वो ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवरऑल पूरे प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस में और जहां तक के आपने जितनी बाकी भी एग्जाम्स क्लियर किए, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एक बात बताइए प्लीज कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स है यूपीएससी के प्रिपरेशन में जिनको थोड़ा सा इग्नोर किया जा सके या जिनको कम वेटेज दिया तो चलेगा, और बाकी कोई सब्जेक्ट में अगर वो फोकस ज्यादा डाले तो भी यूपीएससी को क्लियर किया जा सकता है या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा कोई आपको आपका कुछ कहना है इस बारे में? ये मेरा भी मानना है, बिकॉज़ देखिए अगर आप यूपीएससी का डेटा को देखेंगे, तो ऑलमोस्ट सभी सालों में 50% से ये अबव वाले जो मार्क्स हैं, जो भी मार्क्स लोग पा रहे हैं, वो सब सिलेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि 50% के ऊपर वाला 51-52% वाला टॉपर है या फर्स्ट रैंकर है। तो मेरा भी यही मानना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 16 सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में। अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको 16 सब्जेक्ट के अराउंड मिलेंगे, 15-16 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यू कैन मास्टर ऑल दोज़ 15 टू 16 सब्जेक्ट्स। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपको कमज़ोर लग रहे हैं, आप उनको बजाय उन पर ज़्यादा मेहनत कर लीजिए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, बस डिपेंड ये करता है कि उनका भी वेटेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, अच्छा सब्जेक्ट है। अब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मेहनत कर लेंगे तो सिर्फ़ 2 क्वेश्चन आने हैं। तो वहाँ से आप कुछ गेन नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें पॉलिटी की, इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो ये 4 सब्जेक्ट मेन हैं। अगर जैसे मैं अपना खुद का बताऊँ, तो शुरुआत में मुझे दिक्कत होती थी एथिक्स में। ठीक है? तो एथिक्स में दिक्कत हुई क्योंकि उसका कंटेंट नहीं अवेलेबल था। मुझे कोई कोचिंग प्रॉपर नहीं मिल पाई, कोई टीचर नहीं मिल पाया। ठीक है, एथिक्स की बजाय मैंने स्कोर कर लिया जीएस पेपर 3 में, हमने स्कोर कर लिया जीएस पेपर 1 में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा है, तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, आप कोशिश करिए। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यू शुड स्विच टू अनदर सब्जेक्ट कि जहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और यही स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स में भी फॉलो करनी चाहिए कि जैसे लगभग वेटेज बराबर रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक सबका वेटेज 10 से 12-15 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हमें हिस्ट्री नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बाकी 5 सब्जेक्ट तो हैं, और मुझे स्कोर सिर्फ 40 टू 45 टू 50 क्वेश्चंस ही करना है। तो हमें 45 टू 50 क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्ट्स में मिल सकते हैं, तो व्हाई शुड गो फॉर हिस्ट्री? अगर मुझे हिस्ट्री नहीं आ रही है तो अननेसेसरी हम हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो ये दिक्कत करता है। तो अगर आपको लगता है, इट्स टोटली अप टू यू कि कौन सा सब्जेक्ट आपको छोड़ना है और किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। बाकी अगर यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैव इट्स इंपॉर्टेंस। आप बिना ज्योग्राफी के हिस्ट्री इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते, आप बिना हिस्ट्री के ज्योग्राफी इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते। तो आपका सबका इंटरकनेक्शन है। अभी के जमाने की बात करें, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया ये इनएविटेबल हो चुका है, अभी सबके लाइफ का पार्ट बन चुका है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में हर एक व्यक्ति अवेलेबल है। तो एक एस्पिरेंट, जहाँ कुछ एस्पिरेंट्स का देखा जाता है कि वो टोटली पूरा सोशल मीडिया अपना अनइंस्टॉल कर देते हैं और पूरा एक मतलब साधु संत की तरह लाइफ जीना पसंद करते हैं, और कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो बहुत टाइम उसी पर अपना वेस्ट कर देते हैं, या फिर कहिए कि डिस्ट्रैक्शन के लिए तैयार हो जाता है। आपके हिसाब से सोशल मीडिया क्या एक एस्पिरेंट के लिए बुरी चीज है या अच्छी चीज है, और कैसे इस
डिलेमा को हैंडल किया जाए। मुझे एक लाइन याद आ रही है, मेरे एक सर थे, ही वॉज एक्स IRS ऑफिसर। तो उनका कहना था कि यूपीएससी की फील्ड में नथिंग इज एक्सट्रीम। अगर आप बैलेंस्ड हो, एवरीथिंग इज गुड। जैसे बहुत लोग होते हैं कि एकदम साधु संत बन जाते हैं, जैसे आपने बताया कि उन्होंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनइंस्टॉल कर दिए, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दी वर्ल्ड। सो ऐसी कंडीशन में भी यूपीएससी आपके लिए नहीं है, बिकॉज इट वांट्स कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बट उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कुछ लोग हैं कि दिन भर बस वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। और वो बैलेंस वाली लाइन जो है, वो आपको सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं, आपको जॉब के टाइम पे भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। बिकॉज यू नो कि आपको 40 साल रहना है जॉब में, गवर्नमेंट चेंज होंगी, तो आप किसी गवर्नमेंट का एक्सट्रीम सपोर्ट है, एक्सट्रीम नो आप नहीं कर सकते कि हम इसके अगेंस्ट हैं, इसके फेवर में हैं। तो वहां पे भी बैलेंस आपको मेंटेन करना है, तो दिस बैलेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम द इनिशियल फेजेस। तो आप एक लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी गेन कर पाओगे। तो ठीक है, आप यूज करिए। यूज करने से आपको ये रहेगा कि आप थोड़ा ब्रेक पाएंगे, आपको जो अननेसेसरी का स्ट्रेस हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट नहीं होगा, और आप अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। बट दैट डजेंट मीन्स कि आप पूरा फोकस उसी पे कर दो और डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। आपका लाइफ में रोल मॉडल कौन रहा है? मतलब अगर बचपन से पूछा जाए तो भी, और अगर यूपीएससी का नॉलेज गेन करने के बाद आपको कोई अगर ऐसी पर्सनालिटी आई हो दिमाग में जिनको आपने अपने जीवन में फॉलो किया, ना सिर्फ प्रिपरेशन में, तो ऐसे वो कौन व्यक्ति होंगे सर? अगर हम बचपन से बात करें तो ऑब्वियसली माई फादर वॉज देयर। तो उनके जो हार्ड वर्क है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं इंस्पायर्ड हूँ। और अगर उसके बाद हम बात करें पढ़ाई के बाद या यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद, तो आई कांट से कि कोई सिंगल पर्सनैलिटी से मैं अफेक्टेड हूँ। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, मुझे वो पसंद है। किसी का अग्रेशन पसंद है, किसी का शांत रहना पसंद है, किसी का जो बैलेंस वे में अप्रोच है वो पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा किससे अफेक्टेड हूँ, तो द ओनली पर्सन इज MSD, महेंद्र सिंह धोनी। द पर्सन हाउ काम ही इज, कितना शांत रहता है हर सिचुएशन में, हर प्रेशराइज सिचुएशन में उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो नहीं बदल रहे हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो करूँ, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं सेटबैक झेला है, तो आप फिर से बूम करोगे, आप फिर से रिकवर करोगे, बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। और ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो अगर हम ऐसे कहें तो हाँ, मैक्सिमम परसेंटेज MSD का है। बट देर आर सेवरल पर्सनैलिटीज, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, एंड ऑब्वियसली द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, ही इज द गुड ओरेटर, नो डाउट। वट एवर ही इज डूइंग, वो पॉलिटिक्स है, दैट इज अदर थिंग, बट ही इज लिटरली अ गुड ओरेटर। तो वहां से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया। ओरेशन भी काफी मदद करती है आपको एक मास गैदरिंग को कलेक्ट करने में या ये सब चीजें करने में। तो ठीक है, ये मल्टीपल पर्सनैलिटीज से है। जैसे आपने अभी एमएस धोनी का एग्जाम्पल बताया, और आपके यूपीएससी की जर्नी को भी अगर देखा जाए सर, तो जो फर्स्ट टाइम आपको फेलियर आया थ्रू आउट, तो क्या आपने एमएस धोनी के अप्रोच से अपने फेलियर से बाहर निकलने की कोशिश की, या फिर आपका क्या माइंडसेट रहा उस टाइम पे जब पहला फेलियर आया? तो क्या फील हुआ और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं, मैं नहीं कर पाया। बिकॉज मैं लिटरली रोया था। ठीक है, अब एक्सप्रेशन साफ दिख रहे थे कि आई एम टेंस, आई एम प्रेशराइज्ड, कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करूंगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि, क्योंकि 2007 से पहले का वर्ल्ड कप भी था, 2007 का वर्ल्ड कप भी था, 2011 का वर्ल्ड कप भी था। तो जैसे सबने ओवरकम किया, मैंने भी कोशिश की। हाँ, बस फर्क ये रहा कि वो बंदा रोया नहीं, मैं रो दिया। मैं लिटरली 2 महीने तक तो ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ खत्म है, कि मैं क्या करूंगा, मैंने तो लाइफ बर्बाद है, ऐसा लगा। बट ठीक है, आफ्टर सितंबर, आई थिंक जुलाई में रिजल्ट आया था, अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद मैंने वही मेंस हुआ, मेंस के बाद फिर जो है मैंने दोबारा से रिवैम्प किया कि नहीं, अभी करना है और कोशिश करते रहेंगे। तो 2020 ईयर में फिर कोविड आ गया, वहाँ पे भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आए। बट ठीक है, फिर वहाँ से दोबारा कोशिश की, दोबारा फिर अच्छा परफॉर्म भी किया, और उसी साल फिर CAPF भी क्लियर हुआ। तो काफ़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोटिवेशन रहा। और हाँ ठीक है, वो MSD को फॉलो करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट रियल लाइफ में उसको कम्प्लीटली डेवलप कर पाना या यूज कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, जो कि आपका रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल इसीलिए है क्योंकि ही इज डिफरेंट फ्रॉम। अभी जैसे आप इतना सक्सेसफुल है अपने करियर में, और काफी बच्चों का भविष्य भी आपके थ्रू बन रहा है अभी, तो अब आप जब उनको पढ़ाते हैं और एक पूरी अपनी जर्नी को देखते होंगे पीछे पलट के, तो क्या वो जो मोमेंट्स आपने अभी मेंशन किए जब आप रोए थे और वो सब, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लगता है कि मतलब यार क्या, किस चीज पर रो दिया तब, या फिर इसका तो ये अप्रोच होना चाहिए था, मुझे अब पता है ये सॉल्यूशन?
काश तब पता होता, ऐसा कुछ फील होता है अभी? बिल्कुल, जैसे अभी पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट है, तो वो मुझसे बात कर रहा था, तो उसने अपनी जो प्रॉब्लम्स बताई, तो मुझे लगा कि ये सेम सेम प्रॉब्लम्स है जो मैं 2 साल, 3 साल पहले फेस कर रहा था। 3 साल पहले मैं भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुज़र रहा था और यही सोच रहा था कि ऐसे करना चाहिए। वो कह रहा था, एक्चुअली ही वाज़ आस्किंग कि सर, सब कुछ मिक्स अप हो रहा है, मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ दूँ कि वो टेस्ट सीरीज़ दूँ कि कौन-सी टेस्ट सीरीज़ करने से बेटर रहेगा। तो यही सेम कन्फ्यूज़न एक्चुअली कॉमन होती है जब हम स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, ठीक है? और उसके बाद जब फेलियर आता है तो वही रोना और ये सब चीज़ें होती हैं। बट अब अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, उस टाइम पे अगर मुझे पता होता, अगर मैंने कर लिया होता तो शायद आई एम इन बेटर कंडीशन। बट ठीक है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट सिलेक्शन से भी इतर हम कहें तो कहीं न कहीं हम बेटर कर रहे हैं। बट अगर हम कंपेयर करें तो पुरानी चीज़ें जो प्रॉब्लम कर रही थी, हम उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एट लीस्ट जो मैंने फेस किया या जो मुझे नहीं पता था, जो अब पता है 3 साल, 4 साल बाद, वो अब सामने वाले को अभी से पता रहे जब वो स्टार्टिंग फेज़ में है। तो यहाँ पे ये कोशिश रहती है। बट ठीक है, अभी वो बुरा तो लगना था, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अब हँसी आती है कि हाँ, हाँ, मतलब ये चीज़ नहीं हुई तो मैं रो रहा था और सामने वाला अब रोता है तो मुझे लगता है कि यार मैं भी यही कर रहा था। और वहाँ पर फिर वो स्माइलिंग फेस होता है कि ठीक है, तुम रो लो अभी, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूँ। तो ये चीज़ रहती है। जैसे कोई एस्पिरेंट अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, मतलब फर्स्ट टाइमर जो है उनके लिए तो और स्पेशली कि वो खुद को थोड़ा सा ना एक ऐसा आईएएस के ऑरा में फील करते हैं, या फिर उनमें वो होता है कि यार हम बने तो नहीं है बट हाँ बन जाएंगे, तो वो एटीट्यूड पहले से आ जाता है आईएएस वाला। तो क्या ट्रू, आपके ट्रू। लाइफ में भी ऐसा कुछ एटीट्यूड आया, और क्या वो अभी भी है, और उस एटीट्यूड से आपका फायदा हुआ, कहीं नुकसान हुआ, कुछ ऐसा किस्सा है आपके पास में इसके बारे में? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है इसका। अ, मतलब जब मैं स्टार्ट किया था तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि मेरा हमेशा से ड्रीम है कि आईपीएस बनना है। तो अब होता है ना कि उस सीन में आप घुस जाते हो, आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हो कि नाउ यू आर आईएएस आईपीएस जो भी है। तो मैं था, एक मेरा दोस्त था, ही वांट्स टू बिकम आईएएस। तो हम लोग जब कहीं जाते थे तो वी फील कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। और हम जब कहीं भी जाते तो वेल ड्रेस्ड होके जाते थे, पूरा पैंट शर्ट सूट पहन के। एंड इट फील्स लाइक कि हाँ, हम लोग अलग हैं। और लिटरली मैं बताऊँ तो एक बार हम लोग भीड़ भी गए थे, कांस्टेबल था, उससे भीड़ भी गए थे। तो ही वाज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग। बट हम लोग नए थे और पता है ना कि नए में बहुत ज़्यादा आपका जोश होता है, तो मैं उससे भिड़ भी गया था। ऑल्दो बाद में मामला शांत हो गया, बट ठीक है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस कर सकते थे और बड़ी प्रॉब्लम में फँस जाते अगर कुछ मामला गड़बड़ हो जाता तो। तो ये रहता है इनिशियल फेज़ में, हम जब एंटर करते हैं तो हमें लगता है कि ना, आई एम द आईएएस, वी नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हम किसी को भी डाँट सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कुछ। बट धीरे-धीरे समझ में आया कि नहीं, वो इमैच्योरिटी थी। और आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर, इसका मतलब भगवान नहीं हो। यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनेज्ड वे, मैच्योर्ड वे। तो अब ठीक है, अब वो सब चीज़ें नहीं आती, बट इनिशियल फेजेज़ में आई। बहुत सारे कांड भी किए हम लोगों ने, ठीक है? तो ठीक है, अब लगता है, अब जब उन चीज़ों को सोचते हैं तो लगता है कितनी बचकानी हरकतें थी, कितनी इमैच्योर थी। बट ठीक है, वो हुआ और सबके साथ होता है। दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग। सर आपके पूरे जर्नी के थ्रू उस टाइम में, मतलब अगर आप शेयर करना चाहे, तो कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इशू रहा है क्या कभी, या फिर एक एस्पिरेंट के लिए होता है, मतलब कोई अगर रिलेशनशिप में है या ऐसा, लव लाइफ का भी एक पार्ट होता ही है, तो उसमें अगर गड़बड़ी हो जाए तो फिर भी अपनी प्रिपरेशन को कैसे अफेक्ट ना करते हुए दोनों चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, आपका अनुभव क्या कहता है सर? एक्चुअली खत्म होने वाला सीन तो मेरे साथ नहीं आया, तो मैं उस चीज़ को तो फेस नहीं किया। बट हाँ, देखिए, इट डिपेंड्स कि हाउ द पर्सन इज। अगर पर्सन सपोर्टिव है, ही इज लाइक कि ठीक है, तुम भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हो, तो ठीक है। बट समटाइम्स होता है कि नहीं, हमें टाइम चाहिए, हमें घूमना है, हमें टहलना है, हमें पार्टी करनी है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपका गोल अलग है और तो सामने वाले के पर्सन का गोल अलग है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं आया अभी तक। सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट थिंग। एवरीथिंग इज गोइंग ओके ओके टिल नाउ। नहीं, ओके ही चले सर हमेशा हमारी विषय से आपके लिए। आई होप सो। सर अदरवाइज आपके लाइफ में आपका एक सपोर्ट सिस्टम, या फिर वही एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ये कौन है पूरे थ्रू आउट लाइफ में? ये आपके लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड भी हो सकता है या कोई रोल मॉडल भी हो सकता है। फैमिली में मम्मी-पापा दोनों का अच्छा सपोर्ट रहा। दोनों लोगों ने मतलब मिलकर काम किया और काफ़ी अच्छे से हम लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं। छोटा भाई भी ग्रेजुएशन हो चुका है, ही इज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। और मैं भी अब बेटर कंडीशन में हूँ पहले से। कहीं न कहीं अब पढ़ा रहा हूँ,
तो समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, बस ठीक है, जब मिलता है तो अच्छा मिलता है, तो आई एम ओके विद इट, आई एम गुड विद इट। तो फादर एंड मदर इज माई स्ट्रॉन्ग पिलर। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एक आईएएस का एटीट्यूड हम में आ जाता है, या फिर आपने जो कहा कि सर्विस में भी इवन आपको हम्बल रहना काफी जरूरी है। तो आज हम यूट्यूब पे कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अपने साथ में कैमरा लेके चले, या फिर पता नहीं उनको थोड़ा सा वो ग्लैमरस लाइफ जीने का एक उनका इंक्लिनेशन होता है। तो आपके ओपिनियन में एक पब्लिक सर्वेंट या फिर आईएएस आईपीएस कोई भी ले लीजिए, उनके लिए पब्लिसिटी ये चीज रिक्वायर्ड है? उन्होंने ये अप्रोच रखना चाहिए, या फिर जो बिहाइंड द कर्टन्स काम इतने सालों से चल रहा है, आपका क्या एक इसके ऊपर टेक है कि आईएएस आईपीएस ने कैसा उनका कंडक्ट होना चाहिए इस रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड बाकी चीजों के रिगार्डिंग? और वैसे मैं अगर डायरेक्टली बोलूंगा इस चीज पे तो देयर कैन बी नेगेटिव कमेंट कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बट ठीक है, मेरा पर्सनल जो मानना है वो यही है कि देखिए, आईएएस आईपीएस वर लाइक स्टील फ्रेमवर्क फॉर इंडिया, अकॉर्डिंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं अगर स्टील फ्रेमवर्क है, या हम देखें अपने घरों में भी देखें, अपने जो नॉर्मल हम मॉडल्स बनाते हैं उसमें भी स्टील फ्रेमवर्क कभी बाहर दिखाई नहीं देता, एंड इट्स नेवर बी देयर। क्योंकि अगर हम ये ग्लैमरस लाइफ बाहर दिखा रहे हैं तो एक्चुअल सीन हम जो बाहर अंदर कर रहे हैं वो दिखा नहीं पा रहे। और हम सब जानते हैं कि एक बार जब हम जॉब में घुसते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रेशर, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी डोंट वांट टू नो शो एनीवन, हम दिखाना नहीं चाहते या हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ की लाइफ बहुत प्रेशराइज्ड है। और मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग कैमरा लेके बाहर जा रहे हैं इससे लोगों पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। लोगों को लगता है कि ये भगवान टाइप से बन रहे हैं, या कहीं ना कहीं ही इज लाइक समटाइम्स सम ऑफिसर्स बिहेव लाइक कि दे आर गॉड। तो ये आने वाले टाइम के लिए कहीं ना कहीं जो नया यूथ एंटर कर रहा है उसमें उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो जॉब में जाएगा, वो देखेगा कि दोज पर्सन वर डूइंग लाइक दिस, हम भी ये करेंगे। और जैसे मैंने बताया ना, इमेच्योरिटी में मैंने भी एक गलती की थी। तो जब हम जॉब में घुसते हैं और फिर हम वो इमेच्योरिटी को शो करते हैं तो हमारे जॉब पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम कहीं ना कहीं बहुत रिगरस लीगल चीजें फेस कर सकते हैं। तो ठीक है, आप जॉब करिए, इट्स योर जॉब टू डू द रेड, और आपको जो है कहीं ना कहीं रेड करनी चाहिए। आपको अपने साथ अगर किसी को ले जाना है तो आप कैमरा प्रूफ के लिए रखिए। बट आप अपने यूट्यूब पे, आप अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पे उसको शो कर रहे हो, आप दिखा रहे हो लोगों को, नहीं ये काम मैंने किया, तो ये आज तो अच्छा लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये आपकी नेगेटिव इमेज को क्रिएट करेगा। क्योंकि जो आप कर रहे हो, जब आपको लोग फॉलो करते हुए वहां पहुंचेंगे, वो करेंगे और उन पर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, तो वहां मार्केट में फिर चाउस क्रिएट होगा कि वो कर रहे थे तो देयर नथिंग हैज हैपेंड, हम कर रहे हैं तो ऐसा क्या गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी रिसेंट का केस है कि एक पर्सन पे केस भी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसने सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर की, तो इसमें क्या गलत है। तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत सिंपल सा रूल है, इट शुड बी सीक्रेट। तो सीक्रेट को जो मेंटेन किया गया है, तो इसीलिए किया गया है ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन, वो प्रॉपरली वर्क करते रहें विदाउट एनी हेजिटेशन। ये सारी चीजें होनी चाहिए, देयर शुड बी रेगुलेशंस। बट ठीक है, अभी चल रहा है तो चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप आज के डेट में एक सिविल सर्वेंट है, तो सर ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आप आज के ही डेट में अपने आप से चेंज करना चाहेंगे? एज इन आपको सोसाइटी में वो चीजें बहुत खलती है रोज ही देखने में, और आपके हाथ में वो पावर आ जाए, तो आप इमीडिएटली कौन सी दो चीजें ऐसी रहेगी जो चेंज करना चाहेंगे? अगर मैं अपनी बात बोलूं तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े बातें बोलना तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन नोज की व्हाट द रियलिटी इज। बट हाँ, जहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज द ट्रैफिक रूल्स। हमारे इंडियंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना, जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल पे एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मेरी अगर रहेगी, तो वो रहेगी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और करवाना। क्योंकि वहां पर अगर हमने कई सारी चीजों को सही कर दिया, तो वी कैन हैव अ ग्रेट सस्टेन्ड लाइफ एंड ग्रेट सस्टेन्ड सोसाइटी ऑल्सो। और सेकेंड चीज अगर मैं बोलूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज ड्रग्स, इट शुड बी अबेंडेड। मतलब वो तो सोसाइटी में होनी ही नहीं चाहिए। ड्रग्स है, आपका अल्कोहल है, मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि इट शुड बी कम्प्लीटली बैंड आउट। कि मतलब इसका यूज ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी में, चाओस क्रिएट करता है। इट्स वेस्टर्न कंट्रीज नीड, बिकॉज वहाँ पे इतना कम टेम्परेचर है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो यूज कर सकते हैं, और वो बहुत बैलेंस्ड वे में यूज करते भी हैं। दे आर नॉट लाइक कि उन्होंने पी लिया और फिर वो नाली में पड़े हुए हैं टाइप। तो डिफरेंस आता है यहाँ पे।
ठीक है? लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, ठीक है? सो दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। बहुत लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ, थोड़ी-सी पी ली तो अच्छी है, तो वो उनका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ टोटली रॉन्ग, और ड्रग्स एंड अल्कोहल शुड बी कंप्लीटली वॉच्ड आउट फ्रॉम द कंट्री। सर आपके हिसाब से यूथ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ड्रग्स एंड अल्कोहल का, क्योंकि एक बहुत शार्प इसमें राइज देखने को मिल रहा है अभी। ये इतना इंडिया इसके लिए फेमस हुआ नहीं करता था जितना पिछले कुछ सालों से न्यूज में आ रहा है, और यूथ भी बहुत ज्यादा इस चीज में घुसता हुआ दिख रहा है हमको। तो क्या गलत हो रहा है सर, कहाँ पे? प्रॉब्लम इज़ द अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड द अदर प्लेटफ़ॉर्म्स। बिकॉज़ वहाँ पे कई चीज़ों को ऐसा कहते हैं कूल लुक लुक दिया गया है कि हाँ, अगर आप ये कर रहे हो देन यू आर ओके। मैं अपना खुद का एक पर्सनल किस्सा बताऊँ तो देयर वाज़ अ पर्सन एंड आई डोंट टेक हिम नेम। तो वो मुझसे उसने मुझसे पूछा कि डू यू ड्रिंक? मैंने कहा नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। उसने पूछा कि ठीक है, ड्रिंक नहीं करते कोई बात नहीं, नॉन-वेज? मैंने कहा नहीं, नॉन-वेज भी नहीं खाता। तो ही वाज़ लाइक कि आप फिर सैटरडे की नाइट को करते क्या हो? तो मैं शॉक था कि मतलब सैटरडे की नाइट का मतलब क्या नॉनवेज और ड्रिंक ही होता है? एंड फ्रॉम वेयर यू ब्रिंगिंग दीज़ कॉन्सेप्ट्स, कि आप ये कॉन्सेप्ट्स ला कहाँ से रहे हो? कि हाँ, अगर दारू नहीं पी रहे आप सैटरडे की नाइट को तो आप एन्जॉय नहीं कर रहे, आप रात में पब में नहीं जा रहे, पार्टीज़ में नहीं जा रहे, तो आप एन्जॉय नहीं कर रहे, तो ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मूवीज़ ने या जो हमारा कल्ट जो सिनेमा है उसने इस चीज़ को कूल लुक दे दिया है, कि अगर आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं तो आप जो है कहीं न कहीं सर्वाइव नहीं कर रहे, आप जी नहीं रहे, आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर रहे। और एक्चुअल में होता उसका उल्टा है। आप पीने के बाद आप होश में ही नहीं हो, तो आप क्या ही एन्जॉय कर रहे हो? तो ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो प्रॉब्लमैटिक सिनेमा है, और उसके बाद जो अनकंट्रोल्ड यूज़ ऑफ अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, जैसे फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ पे एकदम अनकंट्रोल्ड वे में जो चीज़ें दी जा रही हैं, जो कहीं न कहीं हमें कंटेंट दिया जा रहा है, वो गलत है। छोटे-छोटे बच्चे ऐसे-ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं अब बैन होना चाहिए, उस पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत सारे हैं, बट हम्म। उनको जब तक स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाएँगे, तो हमको ये धीरे-धीरे बहुत करप्टेड सोसाइटी की तरफ लेता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएँगे। सर थोड़ा सा फिर से यूपीएससी की तरफ लाता हूँ। सर बात ऐसी है कि आपने तो यूपीएससी खुद भी दिया है, वेरियस अदर एग्जाम्स भी आपने क्लियर किए हैं, और आप टीचिंग प्रोफेशन में भी है। आपके पूरे कंसोलिडेटेड एक्सपीरियंस में सिर्फ टीचिंग के अलावा या फिर पढ़ाई के अलावा टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में? आपके आप वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस में से बताइए एक बार। टेस्ट सीरीज़ इज़ लाइक नो अ ब्रिज टू योर एग्ज़ाम। बिकॉज़ जब टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे होते हो, तो आप एग्ज़ाम मोड में जाते हो। देखिए, होता क्या है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ना और रीडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो हम उस प्रेशर को फ़ील कर सकें, हम उस एग्ज़ाम मोड में जा सकें, इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो टेस्ट सीरीज़ का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि जैसे जो मेरे एक फ्रेंड है, उसने पहली बार टेस्ट सीरीज़ नहीं दी, और ही वाज़ टू ब्रिलियंट का मतलब ये है कि अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आंसर ना दे। बट जब वो पेपर देने गया और उसका एग्ज़ाम में सिर्फ 63 मार्क्स थे, GS1 प्रीलिम्स में। रीज़न इज़ कि नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग, बट द ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ यूपीएससी रिक्वायर्स डिफरेंट थिंग, कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होके आप कैसे सोच पा रहे हो, वहाँ पर चीज़ें डील कैसे करनी है, क्वेश्चन्स को कैसे करना है, तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मेंस की अगर बात करें, तो भले ही मेंस टेस्ट सीरीज़ आपको डायरेक्टली अफ़ेक्ट नहीं करती है, डायरेक्टली कहीं न कहीं बेनिफिट नहीं करती, बट वो आपको प्रैक्टिस मोड में लाती हैं, आपकी स्पीड बढ़ा रही होती हैं, आपके राइटिंग के जो स्किल्स होती हैं, उसको एनहांस कर रही होती हैं, तो वहाँ पे भी वो आपको मार्क्स दिलाती हैं। तो टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से तो एक ब्रिज का काम करती हैं, आपके एकेडमिक्स और आपके एग्ज़ाम के बीच में। तो सर जैसे अभी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, और ऑनलाइन मोड में भी काफी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल है। और अभी टेक्नोलॉजी जो आई है, जैसे कि एआई उसमें से एक एग्जांपल हो गया, तो हुँ, हुँ। ये हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में और पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज में, अगर फॉर एग्जांपल एआई को यूज करके हम कोई ऐसा सिस्टम बना ले जो हमें बताएगा कि आप किन एरियाज में, किन टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं, किन टॉपिक्स में थोड़ा मॉडरेट है, और किन टॉपिक्स में आपको बहुत वर्क करने की जरूरत है, पर इसका आपको एक डेटा बैक्ड एआई इनेबल्ड प्लस ऑब्वियसली ह्यूमन इंटेलिजेंस की तो जरूरत है ही उसमें, ऐसा कोई सिस्टम अगर आपके पास में अवेलेबल हो जो आपको ऐसा डेटा प्रोवाइड करे, तो क्या एस्पिरेंट वो हिसाब से प्रिपेयर कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके प्रीलिम्स के स्कोर में एटलीस्ट क्या फर्क पड़ेगा? जो 2 4 10 मार्क्स से जो पीछे रह जाते हैं, उनको क्लियर करने में इससे फायदा होगा या नहीं होगा? आपका क्या ओपिनियन?
थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ मैं, तो मेरा मानना ये है कि नो वन कैन रिप्लेस बुक्स। और एआई इनेबल्ड ठीक है, इट इज गुड टेक्नोलॉजी, बट अभी देर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। फिर वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिस्टेक्स होती हैं, जो और वो हमारी इंटेलिजेंस को कभी भी मैच नहीं कर सकते। वहाँ पर फिक्स्ड डाटा सेट है, वो उसी डेटा सेट को मैनेज करते हैं जो उनके पास अवेलेबल है, और उसी को धीरे धीरे वो इवॉल्व करते रहते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं। बट जो बुक्स हैं, बुक्स आपको हमेशा एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, और वहां से आप ज्यादा अच्छे से चीजों को डील कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। तो मेरा मानना तो मतलब बुक्स का है। बाकी बहुत ज्यादा कमेंट मैं नहीं करूंगा एआई इनेबल्ड टूल्स पे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यूज भी नहीं किया मैंने। और मेरा खुद भी मानना है कि आप ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन स्टडीज पे प्रेफर करेंगे तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। हाँ, यू कैन एड ऑन दीज इंटरनेट सोर्सेज, आप गूगल यूज कर सकते हो अपनी चीजों को सर्च करने के लिए, आप अपने टाइम को बचा सकते हो। बट टोटली रिलाइंग ऑन इंटरनेट और टोटली रिलाइंग ऑन दीज मशीन टूल्स कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म। आपका भी एक अलग मतलब यूनिक अप्रोच रहा इस चीज में। काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और जितना भी पॉसिबल होता था आपने अपनी तरफ से पूरा शेयर किया है। वाओ, यही रिएक्शन होगा शायद आपका भी, क्योंकि आज हमने लिटरली लव लाइफ से लेकर ट्रैफिक हवलदार तक और टेक्नोलॉजी से लेकर वैल्यू सिस्टम तक सब कुछ डिस्कस कर लिया अविरल सर के साथ। पर जैसे उनके एक्सपीरियंस से भी उन्होंने एक बात पर फोकस किया है कि टेस्ट सीरीज ये किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 2024 प्रीलिम्स में बस अब 6 महीने ही बचे हैं, और अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है कि आपको एक साल वेस्ट करना है या फिर पहली बार में ही यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करना है। तो प्रीलिम्स को सरल यूपीएससी की स्मार्ट रैंक 1 सीरीज के थ्रू क्रैक करना ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। तो रैंक 1 सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। एंड अगले वीक अगले एपिसोड में हमारे साथ होंगे अभिषेक सर, जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक करने का एक सरल फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो डोंट मिस द एपिसोड बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड help us reach to more UPSC aspirants and stay tuned to our channel, क्योंकि ऐसा करने से ही अब यूपीएससी होगा और भी सरल।